नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आनंद ऑनलाइन एकेडमी में। मैं ओम आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम आज बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे पाठ्यक्रम यूनिट 7 पे जो कहानी है। और आज हम जिस कहानी पर बात करेंगे वह कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, और जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। और दूसरी कहानी है राही, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आज हम लोग चलिए एक टोकरी भर मिट्टी में बात करते हैं। और क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप सबको यह क्लास कैसी लगती है इसका कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर जरूर दिया करिए। और कोई डाउट भी रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आनंद ऑनलाइन एकेडमी, तो आप जो है आनंद ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, इस कहानी के लेखक जो हैं वो माधवराव सप्रे हैं। और माधवराव सप्रे हैं इस कहानी के लेखक। माधवराव सप्रे इस कहानी के लेखक। और यह कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1900 है। कहीं कहीं 1901 भी मिलेगा, पर इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1901 ही है। और यह जो है छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रकाशित है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाली जो पत्रिका मित्र पत्रिका है, यह कहानी उसमें प्रकाशित है। अब देखिए, लेखक का जन्म वर्ष जो है 1871 ईस्वी है, और मृत्यु 1926 ईस्वी है। और इस कहानी को जो है देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी, और यह प्रथम मौलिक कहानी भी है। यह प्रथम जो है मौलिक कहानी भी है। यह बहुत से विद्वानों ने इसे प्रथम मौलिक कहानी का भी दर्जा दिया है। और पात्रों की बात करें इसमें तो एक विधवा है और एक जमींदार जी हैं। और उनकी जमींदार हैं और विधवा बुढ़िया की एक कन्या जो है। चूंकि कन्या जो है विधवा की नहीं, उसकी पोती है एक तरह से। ये यहाँ पर गलती से नोट हो गया है। ये जो है इनकी पोती है। यह इनकी जो है पोती है। और इनके गौड़ पात्रों में एक वकील मिलेंगे आपको, जो कि वकील का कोई जिक्र तो बहुत थोड़ा सा मिलता है केवल। वकीलों का चूंकि है, पर कहीं कहीं पूछ देता है तो आप वकील का भी जिक्र कर लीजिएगा। और यह आदर्शवाद कहानी है जिसमें हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में बस बहुत ज़्यादा तो कहानी गंभीर नहीं है, केवल उसमें तथ्य दिए गए हैं। और यह कहानी फैक्टों से भरी है थोड़ा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है कहानी स्टार्ट होती है हमारी कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। यानी महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। और जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यह पूछेगा कि जमींदार साहब को अपने महल का हाथा, हाथा का मतलब जो है कि जिसको चार दीवारी कहते हैं उसी को हाता कहते हैं। तो यह हाता शब्द का प्रयोग है महल का हाता, यानी महल का जो है घेराव करने के लिए। उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई और विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, और उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर, यानी पतोहू जो वह कन्या को छोड़ी थी, जो उनकी पोती थी, वह 5 बरस की कन्या को छोड़कर यह पूछेगा कि उसकी पतोहू जब मरी थी तो वह कितने बरस की उसकी पुत्री थी या उसकी पोती थी। अब पुत्री किसकी? उस पतोह की, उनकी वो कन्या जो है उस समय वह 5 बरस की थी। यह नोट करिएगा। ये पूछेगा कि जब बुढ़िया की जो पतोह थी वह कितने वर्ष में उस कन्या को छोड़ी थी, तो वह 5 वर्ष में छोड़ी थी, यह नोट करिएगा।
और चल बसी थी। अब यह उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, और जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती है तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। यानी जो जमींदार है वह उससे पड़ोसी से अपने कह रहा है कि अपना जो है झोपड़ी वहां से हटा लेवे, क्योंकि हम महल का जो है हाथा बनवा रहे हैं, महल का जो है चार दीवारी करवा रहे हैं। तो यह खबर सुनकर वह प्राय मृत हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से नहीं निकलना चाहती। तो यह पूछेगा कि जो है बुढ़िया उस झोपड़ी से कब निकलना चाहती थी, तो बिना मरे वह वहां से नहीं निकलना चाहती थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और श्रीमान के सब प्रयत्नों से निष्फल हुई, तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे कि विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची, और श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, यहाँ से इसे हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज आप तो यह झोपड़ी अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ महाराज, क्षमा करें। तो एक विनती है। जमींदार साहब सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी है। तो यह पूछेगा कि विधवा की जो पोती है वह क्या कहती थी, तो कहती थी अपने घर चल वहीं रोटी है। यह लाइन इम्पोर्टेंट है। पोती क्या कहती थी, अपने घर चल वही रोटी है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है। यह पूछ सकता है कि पोती क्या कहती थी बुढ़िया से, तो यह कहती थी कि अपने घर चल वही रोटी है और वही खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। श्रीमान ने आज्ञा दे दी और विधवा झोपड़ी के भीतर गई, और वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में से ऐसे आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई, और फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। और जमींदार साहब पहले तो नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर ऊपर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई और किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। और जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई, और वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठेगी। और यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी से तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों क्यों कर उठा सक क्यों कर उठा सकेंगे। आप इस बात पर विचार कीजिए कि जमींदार साहब का धन धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृत कर्मों का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगे और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। बस इतनी कहानी है, इसमें और कोई कहानी नहीं है। तो यह पूछेगा, इस कहानी में केवल पूछेगा यही, अगर पूछना भी होगा
तो झोपड़ी हटाने का प्रयास क्यों किया उन्होंने? तो झोपड़ी हटाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि वो महल के जो है हाता बनवाना चाहते थे। हाता का मतलब दीवार बनवाना चाहते थे, घिराव करना चाहते थे। और यह पोती जो है क्या कही है, वह पंक्ति इम्पोर्टेंट है। यह बहुत छोटी कहानी है और इसमें तथ्य यही है कि यह किस पत्रिका में छपी है, किस सन की प्रकाशित हुई है, यही पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो हम आगे अपने अगली कहानी पर चलते हैं, जो कहानी राही है और जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1947। और यह जो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है और यह इनकी अंतिम कहानी संग्रह है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है कि यह पूछ देगा कि सीधे साधे चित्र जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है। तो यह अंतिम रचना है, प्रारंभिक दौर की, मध्य दौर की, अंतिम दौर की। तो यह जो है अंतिम अंतिम कहानी संग्रह इनकी है। और सीधे साधे चित्र में यह कहानी संकलित है। और यह जो है 10वीं नंबर की कहानी है राही। इसमें देखिए जो कहानियों की, इसमें सीधे साधे चित्र में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वह कहानियाँ सभी दी गई हैं। रूपा, कैलाश नानी, बियाह, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही जो कि 10वीं नंबर की कहानी है, तांगे वाला और गुलाब सिंह। 12 कहानियां संग्रहित हैं सीधे साधे चित्र में। और इसमें लेखिका का देखिए जन्म काल जो है 1904 में है और मृत्यु जो है 1948 में है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। और पात्रों की बात करें इसमें तो एक अनीता नाम की पात्र है जो कांग्रेस की जो है नेता है। और एक राही है जो मंगरूरी जाति की एक विधवा स्त्री है। और यह उसी को ध्यान में रखते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कहानी लिखी है। और यह जो राही है इसका एक पति है जो मर गया है जेल में और उसका एक बच्चा है। और जिसी के कारण यह चोरी की है। यह कितना अनाज चोरी की है इसमें आगे आएगा। तो यह जो है 5 से 6 शेर चोरी की है अनाज। आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे जब कहानी। तो चलिए हम लोग कहानी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी प्रारंभ होती है और कहानी जो है ये, इसमें कहानी तो बहुत छोटी है पर फैक्ट बहुत है। यह फैक्ट ही आपको नोट करना है परीक्षा की उपयोगिता के दृष्टिकोण से। तो अब देखिए ये पूछे रही है यहाँ पे कि तेरा नाम क्या है। यह कौन पूछ रही है? तो यह अनीता पूछ रही है कि तेरा नाम क्या है। राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई है? चोरी की थी सरकार, चोरी की थी। चोरी क्या चुराया था? अनाज की गठरी। ये पूछेगा कि राही जो है क्या चुराई थी, तो अनाज की गठरी चुराई थी। कितना अनाज था? होगा 5 से 6 सेर। यानी राही बता रही है, अनीता जब पूछी है कि कितना अनाज था तो यह बोली है कि 5 से 6 सेर होगा। और सजा कितने दिनों की है? तो साल भर की। यह पूछेगा कि राही को कितने साल की सजा हुई है? तो साल भर यानी 1 साल की सजा हुई है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 अन्य पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरूरी है। अब देखिए ये जो मंगरूरी जाति है यह पूछा गया सवाल है कि एनटीए कई बार पूछा है कि जो राही है उसकी जाति कौन है। तो यह उसकी जाति जो है मंगरूरी जाति की है। यानी यह मंगरूरी जाति की जो राही है वह मंगरूरी जाति की है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझ ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आई। किसको देखकर उसको अपने बच्चे की याद आई? तो किसी बच्चे को रोता हुआ देखकर उसे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। पर वहीं पर वह किसी नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यह पूछेगा कि राही को किसने पकड़ लिया? पुलिस वाले ने, वहां की जनता ने, बाजार के लोगों ने। कौन पकड़ा? तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया। आगे चलते हैं हम लोग। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तू कहाँ? फिर
तू कहा नहीं कि बच्चे भूखे हैं इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट को सजा देता। हम गरीब की को कोई नहीं सुनता। यह कौन कह रही है? राही कह रही है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा यह बात। अब आगे कह रही है, अब तेरा बच्चा किसके पास है? अनीता भी कह रही है कि अब तेरा जो बच्चा है वह किसके पास है? उनका बाप। अनीता ने पूछा। ये अनीता कह रही है, अनीता कह रही है राही से। तो अब राही कह रही है कि राही की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, उनका बाप मर गया है सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया है। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चे का तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा। वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया कि वह क्यों जेल आया था? तो यह कह रही है, उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लाए थे सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था। यानी राही बता रही है कि वह जो है बेकसूर ही पकड़ लिया गया था। सरकार किसको कहती है वह बार बार? तो सरकार जो है वो अनीता को कहती है। अगर यह पूछेगा एनटीए, बहुत डीप क्वेश्चन बनाएगा, तो यही वो पूछेगा कि राही जो है सरकार किसको वो संबोधित कर रही है? तो वह जो है अनीता को संबोधित कर रही है। ठीक, यानी राही अब कह रही है कि वह ताड़ी पीने गया था, दो चार दोस्त भाई उसके साथ थे। या पूछेगा कि राही के जो पति थे उसके साथ कितने दोस्त थे? दो चार, चार पांच, तीन छह, ऐसा करके पूछेगा। तो उसमें दो चार दोस्त तो है। यही जो है बहुत छोटी छोटी लाइन जो है, यही इंपॉर्टेंट लाइन पूछेगा कहानी में। कहानी में कोई कुछ है नहीं, पर इतनी गंभीरता से आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको यह कहानी समझ में ना आवे। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि यह तो हमने कहानी पढ़ी थी और कहानी में हमसे तो जो है यह प्रश्न ही नहीं देखा गया। तो आपको कहानी में से प्रश्न बनाना पड़ेगा, एनटीए कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनाता है, इसी में से बनाता है। आगे चलते हैं। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा था। यानी मेरे घर वाले का एक वक्त मेरे पुलिस वाले से झगड़ा था। मेरे घर वाले का मतलब अपनी पति को बोल रही है कि जो मेरे घर वाले हैं उनका एक वक्त जो है पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था और उसी का बदला उसने 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। अब 109, यह पूछेगा कि 109 धारा का जो है किस कहानी में उल्लेख है? ऑप्शन में दे देगा, भोला राम का जीव, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, और राही कहानी, और ईदगाह कहानी। वहाँ पे भी जो पुलिस का जिक्र है, तो हो सकता है आप सोचेंगे कि ईदगाह कहानी में से है। तो यह नोट करिएगा कि यह जो है राही कहानी में है, और यही पूछ देगा कि राही कहानी में किस किस धारा का जिक्र है? तो 109 का जिक्र है। यह लाइन नोट कर लीजिएगा कि 109, उसको पति को जो है चालान 109 में हुआ था। यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। जरूरी जो है वही नोट करिए आप लोग, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वही मर गया था, वही मर गया। आगे चलते हैं। अब अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा, अपना काम कर। राही चली गई। अब अनीता जो है सत्याग्रह सत्याग्रह करके जेल आई थी। अब पूछेगा कि अनीता जेल क्यों आई थी? तो अनीता जो है सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था। यानी अनीता को जो है पहले बी क्लास मिला था, फिर उसके घर वाले ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवाया। यह पूछेगा कि जेल में अनीता को किस क्लास में, किस कौन सी क्लास दी गई थी? तो पहले उसे बी क्लास दी गई थी, यह नोट करिएगा, बी क्लास। और उसके घर वाले जो है लिखा पढ़ी करके जो है उसे ए क्लास दिलवा दिए। कौन? उसके घर वाले। यह नोट करिएगा, कौन दिलवाया था? तो उसके घर वाले। यह इंपॉर्टेंट है। अब अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों को कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यानी इस कहानी में हमको देखने को मिलेगा कि जो देश की दरिद्रता है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, वह देखने को मिल रही है। तो यह आप लोग नोट करिएगा, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, आपको परीक्षा की उपयोगिता के दृष्टिकोण से एनटीए के एग्जाम को पास करने के लिए यह कहानी आपको नोट करनी पड़ेगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, जो लाइन है, जो दिया है, तो इसमें देश की दरिद्रता और गरीबों के संकट को दिखाया गया है, यानी आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है।
आगे चलते हैं। हम सभी परमात्मा की संतान है, यही लाइन देके पूछेगा कि यह किस कहानी से लिया गया है कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं, तो यह आप घबरा जाएंगे, यह सोचेंगे कि आप ईदगाह कहानी से है, वहां पे भी एक ऐसी पंक्ति आती है, तो आप सोचेंगे कि यह जो है किस कहानी से ली गई है, तो यह इसी कहानी से ली गई है कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीए बनाता है, बहुत डीपली क्वेश्चन बनाता है। अब आगे बात करते हैं कि एक मिनट, देश के निवासी देश के निवासी एक ही देश के निवासी कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार ही है। फिर यह क्या बात कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के लिए अन्न की चोरी करते हैं। अब यह देखिए, जब राही चली गई है तो अनीता यह सोच रही है कि हम सभी तो परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं, कम से कम सबको खाने के पहनने का तो समान अधिकार होना चाहिए। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। इसके बाद विचारक और अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकीलों के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चे माताएं जेल भेज दी जाती है। यानी जब वो चोरी की थी और उसके जो है वो जब चोरी की थी, केवल अनाज ही चुराई थी और वो भी चुरा कर लेकर उसका उपभोग भी नहीं कर पाई, केवल अनाज पेट के लिए चोरी कर रही है। और वकीलों की जो चातुर्यपूर्ण वाणी है, सरकारी वकील जो है ऐसे गरीबों को जो है अपनी चतुराई भरी वाणी से और जज के सामने जो है ऐसी वाक्य चातुर्य दिखाकर उसको जेल की सजा कर दे रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। अब अनीता यह सोच रही है कि उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, और एक और तो यह कैदी है जो जेल जाकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है। और दूसरी ओर हम लोग जो, अब देखिए यहाँ पे बताएंगी कि हम लोग जो अपने देशभक्ति का त्याग कर ढिंढोरा पीटते हुए जेल में आते हैं, यानी हम आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छे का बर्ताव मिलता है। यानी जो कह रही हैं कि जो सत्याग्रह करके जो जेल में आते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 6 बार जेल गए, हम 7 बार जेल गए और हम ढिंढोरा पीट रहे हैं देशभक्ति का अपने। और यह हमारे देश की जो स्थिति है, यह कहानी चूंकि 1947 में लिखी गई है, तो यह कहानी की जो पृष्ठभूमि है उसके पीछे की है, जो आज़ादी के पूर्व की है। तो यही वो बता रही हैं कि जो देशभक्त होते हैं वह जेल आ रहा है ढिंढोरा पीटते हुए कि हमने 7 बार जेल की यात्रा की, 8 बार जेल की यात्रा की। इसमें देखेंगे हम लोग कि कांग्रेस की एक तरफ जो कुछ लोग निंदा कर रहे थे, जैसे ही सत्याग्रह से जो है देश में आज़ादी मिली और कांग्रेस सत्ता पार्टी में आ गई, तो अब लोग कांग्रेस का गुणगान भी कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस का विरोध करते थे। तो यह पूछेगा कि किस कहानी में जो है कांग्रेस को सत्ता का जो है दिखाया गया है और कांग्रेस की निंदा करने वाले व्यक्ति जो है पाए जा रहे हैं उसमें, तो यह किस कहानी में है, तो यह राही कहानी में आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता है। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, जैसा कि अनीता जब आई तो पहले बी क्लास में थी और उसके घर वाले जो है लिखा पढ़ी करा के अपना जो है वकील से और उनको ए क्लास में डलवा दी। वही कह रही है कि हम लोग जेल आकर जो है ए और बी क्लास के लिए झगड़ रहे हैं, और जेल आकर हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं, जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है। यह बता रही है लेखिका जो है कि अनीता जो है वह जेल में कह रही है कि हम जेल आकर कौन सा बहुत बड़ा त्याग कर देते, जब हमको एक क्लास मिल रहा है, सब कुछ भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो हम जेल क्या क्या घर है, सब कुछ तो एकदम बराबर ही है, कौन सा इसमें हम त्याग कर रहे हैं। और कह रही हैं कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है, केवल जो है देशभक्ति की, कि हम जो है देशभक्ति में जेल गए हैं, केवल उसका सील और ठप्पा लग गया है। आगे बता रही है कि हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमारी चौथी जेल यात्रा है, हमारी 5वीं जेल यात्रा है। तो यही लेखिका बता रही है कि हमारी कौन सी जेल यात्रा है, चौथी जेल यात्रा और 5वीं जेल यात्रा है। और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं,
तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्त के और त्याग से दूसरे से ऊपर उठते जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अब देखिए लेखिका यहाँ बता रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और जैसे ही अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस जो सत्ता में आ गई है, तो जेल से जो लोग छूट रहे हैं, कोई राजकीय सत्ता में मिलते ही कोई मिनिस्टर बन रहा है, कोई स्थानीय संस्थानों का मेंबर बन रहा है, तो यह बता रही है। और आगे कहेंगी कि जो कुछ लोग जो है बुराई कर रहे हैं कांग्रेस की, जो खादी तक नहीं पहनते, देखिए कर रहे हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, यानी जो कल तक खादी के कपड़े भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही ये कांग्रेस के भक्त बन गए। अब देखिए यह लेखिका व्यंग कर रही हैं उन पार्टी कार्यकर्ताओं पे, उन चाटुकारों पे जो पहले कांग्रेस की बुराइयां कर रहे हैं और सत्ता के आते ही जो है थोड़ी सी शक्ति आते ही कांग्रेस के भक्त बन गए हैं और खद्दर पहनने लगे हैं, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे हैं। वास्तव में यह देशभक्ति नहीं, यह सत्ता भक्ति है। यही कह रही है लेखिका कि अनीता के माध्यम से यह कहवा रही हैं कि यह देशभक्ति जो है, यह देशभक्ति नहीं, यह जो है सत्ता की भक्ति है। आगे कह रही हैं अनीता की विचार का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। अब देखिए यह अनीता किसी और से बात नहीं कर रही है, यह अनीता जो है अपने विचारों में यह सोच रही है, और यह सोचते सोचते अब देखिए वह दार्शनिक सी बातें कर रही है। अब आगे कह रही है अनीता कि उसे अनुभव हुआ, लेखिका करी अब, कि उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा है। अनीता का विचार वाली अनीता को ही खाया जा रहा है। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी कि अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति इन गरीबों को कष्ट निवारण में है। अब देखिए यहाँ पे बताएंगे, प्रश्न अगर पूछेगा कि अनीता जो है आत्मग्लानि में क्या बोल उठी है वास्तव में, कि सच्ची देशभक्ति क्या है, सच्ची देशभक्ति क्या है, वह गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह जो है अनीता कह रही है। आगे कह रही है अनीता, देखिए ये कोई दूसरा नहीं, हमारी भी भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखे भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। यह पूछेगा, यह पूछा भी है कि अनीता जो सोच रही है और वह कहती है कि हमारा वास्तविक देश गाँव कहाँ है, शहरों में है, गाँव में है, देहातों में है, कहाँ पे है, तो यहाँ देहाते शब्दों का प्रयोग किया है, गाँवों का नहीं, देहातों में कहा है। ठीक। अब किसानों की दुर्दशा से हम थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है, न द्वार है, न अशिक्षा और अज्ञान है। और आगे बता रही हैं कि इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि वो संभालते ही माता पुत्र और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। यानी ये बता रही हैं अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा है कि इनकी आंखों पर होश संभालते ही माता माता जो है पुत्री को और सास जो है बहू को चोरी की शिक्षा दे रही है। यह देश की देखिए चोरी की शिक्षा क्यों दे रही है, क्योंकि देश में बेरोजगारी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह उसका जिक्र कर रही है। यह कहानी में जो पूछेगा कि राही कहानी का कथानक जो है उसमें किस चीज का जिक्र मिल रहा है, तो देखिए देश के आर्थिक स्थिति का जिक्र मिल रहा है कि उस समय जो है बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भुखमरी थी देश में। और ये जो कहानी में लिखा है, आपको उस समय की वर्तमान परिस्थिति इस कहानी में जो देखने को मिल रही है, वह देखने को आपको उत्तर में देना पड़ेगा। आगे चलते हम लोग अब कह रही हैं, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। यह अनीता सोच रही है, यह किसी से कह नहीं रही है, यह सोच रही है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकती। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरे जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है?
लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायक और युग पुरुषों की हमें क्या क्यों आवश्यकता है। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हमें लक्ष्य भूल जाते हैं। मृग मरीचिका का मतलब जो संसार की मोह माया है, उसमें जो है हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और सतह के ऊपर तक पहुंचे पाने वाले कुछ के महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। यानी लेखिका कह रही हैं कि कुछ महान आत्माओं को छोड़ दे, जैसे कि गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, ऐसे कुछ महात्माओं को छोड़ दे तो सारा जन समुदाय अपने में ही खोया रहता है। यानी अपने में ही खोया रहता है का मतलब केवल अपना, हम नेता बन जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हमारे लड़के ये बन जाए, वो बन जाए, बस इतने में ही वो खोया रहता है। और पाते हैं और कर्तव्य और कर्तव्य का उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का उसे कोई ध्यान नहीं, सत्य असत्य भी समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की उपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण पुण्य है। राही जैसी, यानी वह कह रही हैं कि पतित मानवता को जीवन देने की उपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण पुण्य है। यानी किसी मानव को जो जीवन दान देने से अच्छा कोई पुण्य हो सकता है। जैसे कि राही की आगे करिए कि भोली भाली है, किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। यानी वह कह रही हैं कि भोली भाली जो गुमराह आत्माओं की कल्याण की जो साधना है, जो भोली भाली जनता है, उनके कल्याण की जो बातें हैं वही जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। यानी पूछेगा कि अनीता जो है कि दिन भर रात भर कब डूबी रही, दिन भर डूबी रही और शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। अब देखिए स्वप्न में भी अनीता को सोचेगी, आगे देखेंगे हम लोग कि रात में उसे सपन में दिखा कि जेल से छुटकारा वह इन्हीं मंगरूर लोगों के गांव में पहुंच गई है। अब यह सब देखिए, यह इम्पोर्टेंट है कि यह पूछेगा कि मंगरूर लोगों के गांव में अनीता जब पहुंची तो क्या यह स्वप्न देख रही है या अपने से वार्तालाप कर रही है। तो यह स्वप्न में देख रही है, वह सपने में देख रही है कि वह जेल से छूटकर मंगरूरी लोगों के गांव में पहुंच गई है और वहां एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। यानी वह एक छोटा सा आश्रम खोल रही है। यह जिक्र जो है यह वार्तालाप में नहीं है, यह स्वप्न में मिल रहा है। और उसी आश्रम में एक तरफ वह छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए और स्त्रियों को सूत काटती है और दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं और शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाया जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यह सुख स्वप्न देख रही है और रात में वह देर से सोई थी और सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। यानी वो अगर लेखक अगर यानी ये पूछेगा कि अनीता जो है कितने बजे सुबह सोकर उठी, तो 7 बजे। यह देखिए इतनी छोटी छोटी बातें जो है क्वेश्चन में बनते हैं और आप सोचेंगे कि यह क्वेश्चन कहाँ से बन गया, तो यहीं से बन रहा है वह क्वेश्चन। अब देखिए, अचानक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगाया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। यानी अनीता जब घर कब गई, जब उसके पिता बीमार हैं। तो वह जो है जेलर स्त्री अचानक जो स्त्री जेलर है वह अनीता को आकर जगाई है। यह भी नोट करिएगा कि अनीता को कौन जगाई है, तो स्त्री जेलर ने जगाई है। और आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। यह पूछेगा कि अनीता को किस शर्त पे छोड़ा गया, तो आप उसमें लगाएंगे कि यह किसी बिना शर्त के छोड़ी गई है। और अनीता अपने स्वप्न की सच्चाई में परिवर्तित
करने एक मधुर स्वप्न मधुर कल्पना को लेकर घर चली गई और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनटीए कैसे प्रश्न बनाता है। इतने छोटे छोटे प्रश्न बनाता है कि आप ऐसे कहानियों को पढ़ के निकाल देंगे और प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे जब, तो आप देखते रह जाएंगे कि यह प्रश्न बने कहाँ से हैं। तो ऐसे ही कहानियों को केवल पढ़ के निकाल नहीं देना है, उसे गहराई से पढ़ना है। जो उसमें इम्पोर्टेंट पंक्ति दी गई है, जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो फैक्ट है, हमको वह याद करना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी भी अच्छी लगी होगी तो आप जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने आनंद ऑनलाइन एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा लीजिए, और जिससे हम कोई क्लास अगर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।